हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 9 की गृह विज्ञान की वीडियो है और इसमें हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 9 अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। तो चलिए हम इसको पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? अपनी किताब निकालनी है। अपनी बुक निकाल दीजिए। आपकी बुक का पेज नंबर है 80, पाठ 9 अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन को यहाँ तक पढ़ा दिया था। तो चलिए आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। जैसा कि बताया था हमने कि वायु सबके लिए बहुत अति आवश्यक है, लेकिन अगर अशुद्ध वायु में हम लोग अगर रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो उन्हीं बीमारियों के बारे में हम आगे बात करते हैं। वायु संक्रमित रोग तथा उनका संक्रमण। अशुद्ध वायु में जब वायु संक्रमित रोगों के जीवाणु, विषाणु या बीजाणु आदि आते हैं तो यह वायु रोगों को संक्रमित करती है। इस प्रकार के वायु संक्रमित रोगी के निम्नलिखित रोग प्रमुख हैं: चेचक या बड़ी माता, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, डिप्थीरिया, क्षय रोग, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, करफेर आदि। ये सब किससे होते हैं? हमारे दूषित वायु की वजह से होते हैं। जब कोई व्यक्ति उपयुक्त रोगाणुओं से संक्रमित वायु में सांस लेता है तो वायु के साथ साथ रोगाणु भी उसके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। ये रोगाणु संक्रमित व्यक्ति के श्वसन मार्ग से होकर फेफड़ों तथा वहां से रुधिर द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग में भी पहुंच सकते हैं। ये रोगाणु संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कुछ समय पश्चात रोग के लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। यह बात अलग है कि वही वायु सभी व्यक्तियों में रोग उत्पन्न करने की में असमर्थ रहती है। वास्तव में किसी व्यक्ति में रोगाणु प्रविष्ट होने के बाद की प्रक्रियाएं उस व्यक्ति के शरीर की एक विशेष शक्ति के आधार पर नियंत्रित होती हैं। इस शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। स्वस्थ शरीर में यही रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग के लक्षणों को उत्पन्न नहीं होने देती। शरीर में किसी प्रकार तत्व की कमी अथवा अन्य कारण से रोग प्रतिरोधक का ह्रास हो जाता है। ऐसा होने पर संक्रामक रोग व्यक्ति के शरीर पर अपना आक्रमण कर रोगी उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि अगर सेम माहौल में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब बीमार पड़ जाए, उसमें से कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो ऐसा कब संभव होता है? जब उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में किसी न किसी की कमी होती है। यह आवश्यक नहीं कि रोग के संक्रमित होते ही रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। सामान्यतः अधिकांश रोगों में संक्रमण काल तथा रोगों के लक्षण उत्पन्न होने के काल में कम अथवा बहुत अधिक समय तक का अंतर होता है। समय के इस अंतर को संप्राप्ति काल या उद्भवन काल कहते हैं। यानी कि तुरंत जरूरी नहीं कि आपके शरीर में जीवाणु ने अंदर प्रवेश किया और तुरंत ही लक्षण दिखाई देने लगे। वो उत्पन्न होने के समय तक के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं संप्राप्ति काल या उद्भवन काल कहते हैं। वायु से संक्रमित होने वाले विभिन्न रोगों के फैलने के कारण संप्राप्ति काल, लक्षण तथा बचने के उपाय आदि का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है? चेचक या फिर बड़ी माता, जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। अशुद्ध वायु द्वारा संवहित रोगों में चेचक एक मुख्य बीमारी है, रोग है। लोग इसे माता या देवी मानकर झाड़ फूक टोटे इसकी चिकित्सा करते हैं। लेकिन ये कहना चाहिए कि उस समय चिकित्सा विज्ञान की बहुत बड़ी उन्नति न होने कारण इस रोग की रुकावट नहीं हो पाती थी तथा हर वर्ष लाखों बूढ़े इस काल का ग्रस्त बन जाया करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि देवी माता उनसे गुस्सा हो गई है, इसलिए उनको ये प्रकोप हुआ है, इसलिए वो इलाज नहीं करवाते थे। यह एक अत्यंत संक्रामक, भयंकर एवं घातक रोग है। इससे फैलने का मुख्य कारण ये एक विशेष विषाणु या वायरस है जो वायु द्वारा संक्रमित होता है। इस वायरस को वरियोला वायरस भी कहते हैं। पुराने समय में इसे देवी का प्रकोप मानते थे, जिसे शीतला रोग भी कहते हैं। संप्राप्ति काल, संक्रमण से रोग प्रकट होने तक का समय सामान्यतः 11 दिन से 21 दिन तक का हो सकता है। लक्षण क्या होते हैं? प्रारंभिक रूप में सिर में, कमर में दर्द होता है, बहुत तेज बुखार आता है, कभी कभी जी मचलाता है, उल्टी आती है, आंखें लाल हो जाती हैं और कभी कभी शरीर में दाने भी निकल आते हैं। 3-4 दिन बाद दाने भी निकल आते हैं। फिर कुछ समय पश्चात जैसे जैसे कम होता जाता है, बुखार कम होने लगता है, दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं। चेचक के दाने का जो रंग होता है वो लाल होता है। बाद में इनमें द्रव यानी कि काला वो पस भर जाता है। 9-10 दिन के बाद ही अपने आप ही दाने सूख कर मुरझा जाते हैं और 10-11 दिन बाद में ये अपने आप से खुरट भी गिर जाते हैं।
और खुरट गिरने के बाद यानी कि जो पपड़ी होती है गिरने में लाल निशान, दाग या विशेष तरह के निशान रह जाते हैं। इनके बचाव के उपाय क्या है? इनके बचाव करने के तरीके क्या है बच्चों? कि जो भी रोगी होता है उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, किसी के संपर्क में ना आए, और जब उसके शरीर से वो पपड़ियां और तो खुरटें उतर रही हो तो सावधानी पूर्वक उनको उतार के जला देना चाहिए। रोगी को प्रयुक्त किया बर्तन अन्य वस्तु को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, उनको किसी भी बर्तन के साथ में एक साथ नहीं रखना चाहिए। और जब पता लगे कि उसको चेचक की बीमारी हुई है तो तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। साथ ही जो रोगी के मलमूत्र होते हैं, उल्टी होती है या थूक होता है, उनको बिल्कुल अलग रखाना चाहिए और कहीं ऐसे स्थान पर वो गाड़ देना चाहिए जहाँ पे कोई भी पहुंच ना सके। रोगी की सेवा कार्य में मतलब चेचक का टीका जरूर लगवाना चाहिए। फिर भी अन्य व्यक्ति को इसके संपर्क में रहने से बचना चाहिए। दूसरी बीमारी है क्षय रोग या रागजिशम रोग अथवा तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। यह रोग ऐसा होता है कि जिंदगी भर के लिए हो जाता है। अगर पहले शुरुआत में अगर होता है तो वो धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ाता है और अंत में आकर आदमी की मृत्यु हो जाती है। पहले के टाइम में ज्यादातर ये राजा लोगों को हुआ करता था, इसलिए इसको रागक्षमा भी कहते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि इसमें शरीर धीरे धीरे करके क्षय होता जाता है, यानी कम होता जाता रहता है। पहले की जो आधुनिक चिकित्सा में संबंधी रोगों का परिणाम स्वरूप इस रोग का उपचार संभव है। पहले इसका उपचार संभव नहीं था, लेकिन अब इसका उपचार संभव है। ये फेफड़ों का तपेदिक, त्वचा का तपेदिक, अंतरियों का तपेदिक और अस्थियों का तपेदिक में होता है ये। और प्रमुख कारण इसका होता है छोटा सा जीवाणु जिसका नाम होता है माइक्रोबैसिलस ट्यूबरोक्लोसिस। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ट्यूबरोक्लोसिस किसकी वजह से होता है, तो आप ये इसका नाम, जीवाणु का नाम लिखेंगे आप। ये जीवाणु गंदगी के ऊपर पनपता है। निम्नलिखित कारणों से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति से भी पनप सकता है। छोटी आयु में शादी हो गई हो, उत्तम पौष्टिक भोजन ना मिला हो, एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हो, मानसिक दुर्बलता हो, स्वस्थ मनुष्य रोगी के पास न रहते हो, यदि रहने के स्थान पर शुद्ध वायु की कमी हो, स्वस्थ मनुष्य मानसिक रूप से चिंतित रहता हो, व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता से अधिक कार्य किया जाता हो, परिवार नियोजन का पूर्णतः पालन नहीं किया हो, यदि स्वस्थ मनुष्य रोगी द्वारा प्रयोग की गई वस्तु का प्रयोग करता हो तो, यानी कि ये सब कारण है जिनकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो सकती है। लक्षण क्या क्या होते हैं कि काम नहीं कर पाता है, छाती में दर्द होता है, बहुत कमजोरी लगने लगती है, धीरे धीरे भूख कम होने लगती है, बलगम आने लगता है, रक्त भी आने लगता है, और कीड़े फेफड़े गल जाते हैं, जल्दी जल्दी चल नहीं पाते, पसीना बहुत आता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, बार बार जुकाम और खांसी होने लगता है और काफी मात्रा में बलगम आने लगता है। अनेक प्रकार व्यक्तियों में इस रोग का संक्रमण बाल्यकाल में होता है। इस रोग के जीवाणु कभी पहली बार प्रवेश करते हैं, प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है। रोग के जीवाणु सांसों के द्वारा फेफड़ों पहुंच जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम कर देते हैं और उसके बाद में तपेदिक के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। साथ ही यह रोगाणु उदर के साथ साथ अन्य अंगों विशेषकर की अस्थि और अस्थि संबंधी लक्षिका में जाकर उत्पन्न हो जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, उसकी जगह जगह पे बहुत शरीर में दर्द होने लगता है, उसके फिर लक्षण दिखाई देने लगे। इसके बचाव के तरीके क्या है? बराबर एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, जो टीबी का रोगी हो उससे दूर रहना चाहिए, जो थूकने वाला हो उसको थूकदान में थूकना चाहिए और जगह जगह पे टीबी की क्लिनिक स्थापित करना चाहिए। अस्पताल में टीबी के मरीज को अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए। शुद्ध जल, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, रोगी के थूके कपड़े बर्तन स्तर अलग रखना चाहिए, घर मोहल्ले में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए और सुबह शाम ठंडी हवा में टहलना चाहिए। इसका उपचार के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध धूप का और अच्छे मतलब रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए और अलग तरह की जो अनेक औषधियां प्राप्त हो चुकी हैं उनको अच्छा जो दवाइयां डॉक्टर ने द्वारा बताई जाए उनका पालन करना चाहिए। और बहुत गर्मी या ठंड गर्म जलवायु शरीर के लिए ठीक नहीं होती है, अतः रोगी को मध्यम रोगी के जलवायु को सेवन करना चाहिए। रोगी को उत्तम इलाज के उपचार के लिए चिकित्सा गृह में भर्ती कर देना, क्योंकि इसमें नियमित रूप से शुद्ध वायु और सारे संबंधी उसकी जो उसको जरूरत पड़ती है सब चीजें वहां पर उपस्थित होती हैं। यानी कि अगर रोगी में कोई लक्षण दिखाई दे रहे किसी तरह परेशानी तो उसे तुरंत कहाँ ले जाना चाहिए? हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर पर रहकर उसकी बीमारी के बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास में मैं आपको यही पढ़ा रही हूँ। हमने 2 बीमारियों के बारे में पढ़ लिया है ये, ठीक है। और नेक्स्ट आगे का एक्सरसाइज में आपको आगे का लेसन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस तरह से जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको तपेदिक के बारे में पढ़ाया है जो कि और स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया, ट्यूबरक्लोसिस और स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया है। उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिएगा। उसके और जो आपके आसपास का अगर किसी को हुआ है तो उसके बारे में आप गहनता से जांच कीजिए और उसके बारे में भी लिखिएगा। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।